कच्चा चिट्ठा। लेखक ब्रजमोहन व्यास। सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहां का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊं। 2.5 मील तो ही है। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया। कील कांटे से दुरस्त था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहां प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। वहां एक विषधर सर्प रहता था। यह भी किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अवशेष नहीं रह गए, परंतु वहां एक पहाड़ी अवश्य है। निवेश शलाना तदिदमिति बुद्धि दृढ़यति भवभूति। पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है। मैं कहीं जाता हूँ तो ऊंचे हाथ नहीं लौटता। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृणमूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा। एक दूसरे रास्ते से एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब आप ही बताइए, मैं करता ही क्या? यदि चांद्रायन व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी। न कुकुर भूका, न पहरू जागा। मूर्ति अच्छी थी। पसोवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। उसे लाकर वर्टिकल बार नगरपालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहां से अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर होता था। और कैसे न हो। अपना सोना खोटा तो परखवैया का कौन दोस्त। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95% उनका संदेह सही निकलता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। चपरासी ने आकर इत्तिला की कि पसोवे के निकटस्थ एक गांव से 15 से 20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा माथा ठनका। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया। उसमें बुढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी थे। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के भी कुछ लोग साथ में चले आए हों। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज, मेरे मस्तक पर हस्बमामूल चंदन था। जब से शंकर भगवान हम लोगन को छोड़ के हिया चले आए, गांव भर पानी ने पीहिस, और तब तक न पी जब तक भगवान गांव न चली है। अब हम लोगन का प्राण आपे के हाथ में है। आप हुक्म देओ तो हम भगवान को लेवाए जाए वर्टिकल बार। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी न लाता। मैंने तुरंत कहा,
आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाए। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं शेड पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तुड़वाया। दूर से दफ्तर वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्करा रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों को साथ लेकर लारी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को वर्टिकल बार सम्मान सहित विदा किया। गांव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था। यह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष मैं फिर कौशाम्बी गया और गांव-गांव नाले खोले घूमता फिरता झक मारता रहा। भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता अगर बीच बीच में छठे छमा से कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण न मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता। बराबर यही सोचता कि ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए। और यही एक दिन हुआ। खेतों की डाँट डाँट जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी। सिवाय सिर के पदस्थल तक वह संपूर्ण थी। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी तमक कर आई और कहने लगी, बड़े चले हैं, मूरत उठावे। ई हमार है, हम न देबे। 2 दिन हमार हर रुका रहा तब हम इनका निकरवावा है। ई नुकसान कौन भरी, मैं समझ गया। बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं। संस्कृत साहित्य का वचन याद आया। उद्वेजति दरिद्रं परमुद्रायाः झनत्कारम्। दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती, उसी का आश्रय लिया। मैंने अपने जेब में पड़े हुए रुपयों को ठनठनाया। मैं ऐसी जगहों में नोट वोट लेकर नहीं जाता, केवल ठनठनाता। उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा, ठीक है तो कहत हो बुढ़िया, ई 2 रुपया लेऊ, तुम्हार नुकसानों पूर होए जाई। ई हिया पड़े अंड से करी है, न डेहरी लायक न बंडेरी लायक। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, भैया हम मने नाही करित, वर्टिकल बार तुम ले जाव। आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगरपालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखलाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीजें खरीदता फिरता है। मैं पहले कैसे समझ पाता? काक कृष्ण पिका कृष्णा को भेद पिक्का क्यों है? प्राप्ते वसंतस्मय काका काका पिक पिका। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। दोनों में भेद ही क्या है? परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है? रुपयों में बतावे तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान दिख जाए। वैसे हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा,
आप उस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपए में बेचेंगे। इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियां मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था। अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत में कहा, यह एक ही रही। फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था जो 2 रुपए में मिली और 10,000 रुपए उस पर न्योछावर कर फेंके जा रहे हैं। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे वर्टिकल बार बेसिर पैर की है। पर बात ऐसी नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ऐसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है। इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया। शेर तो रोज मिलता नहीं, पर चीतल सांभर तो वर्टिकल बार हर बार मिलते ही रहते हैं। शेर की केवल आशा मात्र रहती है, परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के एन दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे, रोब था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। वहां किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमत का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। गांव के एक जमींदार गुलजार मियां ने, जिनका गांव में दबादबा था, एतराज किया। गुलजार मियां हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था, यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैंने उनके भाई दिलदार मियां को म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांवों से पाषाण मूर्तियां, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। मजूमदार साहब ने जब उसे जबरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। बोले, यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए का बिक चुका है। अगर बिना वर्टिकल बार व्यास जी के पूछे इसे कोई उठावेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की, पर किसी की कुछ नहीं चली। गुलजार मियां ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इस सब की रिपोर्ट नोन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख भेजी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था, उसने करवट ली। एक दिन दीक्षित साहब का अर्धसरकारी पत्र मुझे मिला, जिसका आशय यह था, कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियां भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना रह भी नहीं सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है। खैर, यहाँ तक तो खून का घूंट किसी तरह पिया जा सकता था, पर इसके आगे उन्होंने लिखा,
यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूति न रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है। एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है। वरुणास्त्र से पानी पानी हो जाता हूँ। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था, मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या न रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमत के शिलालेख को 25 रुपए का खरीदा है, पर आपके विभाग से, विशेषकर आपके होते हुए, झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपए देकर ले ले, मैं गुलजार को लिख दूंगा। इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेद प्रकट किया। विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गए। बात खत्म हो गई। बाद में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपए लेकर उसने शिलालेख दे दिया। प्रयाग संग्रहालय में और भी भद्रमत के शिलालेख थे, कोई क्षति नहीं हुई। गरीब जमींदार को 25 रुपए मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख हो सकता है वहां संभव है और भी शिलालेख हो। आता मैं हजियापुर, जो कौशाम्बी से केवल 4-5 मील था, गया और मैंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके भाई को, जो म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, साथ ले लिया था। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहायत पुख्ता सजीला कुआं था। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंभे थे जिनमें एक से दूसरे तक अटपहल पत्थर की बंडेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी। सहसा मेरी दृष्टि एक बंडेर पर गई जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख था। मेरी तबीयत फड़क उठी, परंतु सजीले खंभों से खोदकर निकलवाने में हिचक हुई। गुलजार मियाँ मुझे असमंजस में देख तुरंत बोल उठे, सरकार अभिन खोदवाए देत है। सब आपैक तो है। हम सबन की देह आपकी पाली है कि खंभन की कौन बिसात है। उन्होंने तुरंत उसे निकलवा कर हमें दे दिया। भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। सन संवत मुझे याद नहीं, बहुत दिन की बात हुई। उस साल ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन मैसूर में था। मेरे अभिन्न मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। एक तो उनका साथ रुचिकर, दूसरे इसके पहले दक्षिण में गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। यह भी सुन रखा था कि ताम्रमूर्तियों और तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था। उपर्युक्त तीनों कारणों में प्रत्येक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए पर्याप्त थे, पर तीनों के सामूहिक आकर्षण ने मुझे मैसूर की ओर बरबस खींच लिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहा। मैंने अपना काम आरंभ कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। इन 2 दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला। दर दर भिखारी की तरह झक मारता फिरा। यद्यपि जेब में पैसा था तथापि हृदय तो भिखारी का था। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। लोगों से पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गया। 8-10 चित्र खरीदे भी, सस्ते दामों में, पर तालपत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए।
किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपए से कम विक्रेताओं ने नहीं बताया। ये मेरे बस की न थी और मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता था, इसलिए मन सिकोड़ लेना पड़ा। संध्या समय मुख्य बाजार घूमने गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता यह थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। काला बदन पर शुभ्र यज्ञोपवीत, मोटी तोंद, तहमद बांधे, सिर से टोपी और पैर से जूता नदारद। साधारण स्निग्ध बातचीत करने में इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड़ रहे हों। यह दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। वहां लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाईकोर्ट के वकील हैं। उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह है। संध्या समय उनके यहाँ गया। श्रीनिवास जी भले लोग थे, यद्यपि इन चीजों का व्यापार भी करते थे। भलमनसाहत और इन चीजों का व्यापार परस्पर विरोधी है। मैं 1 रुपए में 3 अठन्नी भुनाना चाहता हूँ। व्यापारी अपने 1 रुपए का मूल्य 3 रुपया वर्टिकल बार रखता है। श्रीनिवास जी भलेमानस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपए की पीतल और कांस्य की मूर्तियां ली। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे, पर उनके दाम 20-20, 25-25 हजार रुपए थे। मैंने सरसरी तौर से उन्हें देख भर लिया। मैं संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं। यही अंतर मुझमें और भाई कृष्णदास में है। वे संग्रहकर्ता भी हैं और आशिक भी। संग्रह कर लेने और उसे हरम प्रयाग संग्रहालय में डाल लेने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीजों को बार बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यदि संग्रहकर्ता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। अपराह्न में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू ही किया था कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया और गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का कोई समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 थनथनाते रुपए लेकर उसे दिखाए। उसने रुपया लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया। जब गाड़ी ने तेजी पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। यहाँ होती तो 5-5 रुपए प्रत्येक तस्वीर के अवश्य देता। सौदा अच्छा रहा। आज के दिन वे 25-25 रुपए से कम की न मिलेंगी। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात न थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक का न मिलना अभी तक कसक रहा था। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से सेर भर अन्न भी न मिलेगा, जब प्रतिदिन वहां की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वरम पहुंचने पर पंडे पीछे लगे। तीर्थस्थान जो था, पंडों के देखते ही मेरे हथकंडे ने करवट बदली। मैंने झट ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे अधिक तालपत्रों पर लिखी पुस्तकें भेंट करे वही हम लोगों का पंडा और हमारे वंश का पंडा। इसके पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सकें, एक लड़कौंधा पंडा दौड़कर गया और उसने एक छोटा गट्ठर तालपत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही राजा साहब के और हमारे आज से पंडा हुए और उसकी बही पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दक्षिणा दी। मेरी दक्षिणा से उनका क्या बनता,
परंतु राजा साहब की दक्षिणा से पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा। दक्षिण के और दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लौट आए। तालपत्र की फांस मन से निकल गई। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई। इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई कि धरते उठाते नहीं बनता था। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मृण्मूर्तियां, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरे इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संरक्षण कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि म्यूनिसिपैलिटी में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात ठीक ही थी, पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, चीजों का विस्तार, संग्रहालय के पृथक विशाल भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया। परंतु उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। यह म्याऊं का ठौर था। सहसा एक बात सूझ गई। इस हथकंडे की दाद चाहूंगा। म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में एक धारा है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना, तवाना लेकर समझौता कर ले। दूसरे, नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्यूनिसिपैलिटी ही नियमित शुल्क भी लेती थी। इन दोनों मदों से 20,000 रुपया साल आय होती थी। हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से यह स्वीकृति ले ली कि इस आय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपए एकत्र हो गए, जैसे जलविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। डॉ. पन्नालाल ICS, जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे, के सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया। अब केवल शिलान्यास और भवन निर्माण की देर रह गई। मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास कराऊंगा। उनकी मेरी आपसदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ मौके की ताक में था। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल ने कहा, व्यास, तुम्हारे म्यूजियम की इमारत न बनेगी? पर मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरा अहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास न करेंगे, मैं उसे अपनी जिंदगी में बनने न दूंगा। पर मैं आपसे कैसे कहूँ? क्या सिवाय शिलान्यास करने के आपको और कोई काम नहीं है? जवाहरलाल जी तुरंत बोल उठे, यह सब फिजूल बात है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो शिला रख दूंगा। अब ज्यादा देर मत करो। बात खत्म हो गई। उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात पर मुस्कुरा रहे थे। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते वा प्रार्थेता न वा श्रियं श्रिया दुरापा कथमीप्सितो भवेत्। भवभूति। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है? 3 दिन बाद डॉ. ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर हुआ कि न भूतो न भविष्यति। परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन न करूंगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की परिधि के बाहर है। पंडित जवाहरलाल जी ने बंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता को लिखकर उनसे नए भवन का नक्शा बनवा दिया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है
कि जनता के जिस हर्जाने के रुपए से इस भवन का निर्माण हुआ उसे मैंने पाई पाई ब्याज सहित संग्रहित चीजें 15 लाख से कम की नहीं है, उन्हें प्रजाना में भूत्यर्थम लौटा दिया। एक बात और, इसके पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला है, और फिर सिवाय मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने पापों का, यदि आप उन्हें पाप समझे, मैं नहीं समझता, प्रायश्चित तो मैंने लिखकर कर लिया, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतघ्नता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। यह संग्रहालय 4 महानुभावों के सहाय और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, तत्कालीन चेयरमैन, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंहजू देव नागौद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह, जिनके भरहुत और भूरा संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है, और मेरा स्वामी भक्त अर्दली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ। ठाकुर ने ठीक ही कहा है, सामिल में पीर में शरीर में न राखे भेद, हिम्मत कपाट को उघारे तो उघरी जाए, ऐसी ठान ठाने तो बिना हो जंत्र मंत्र किए, सांप के जहर को उतारे तो उतरी जाए। ठाकुर कहत कुछ कठिन न जानो आज, हिम्मत किए ते कहो कहाँ न सुधरी जाए, चारी जने चारिहु दिशा ते चारों कोन रही, मेरू को हिलाए के उखारे तो उखरी जाए। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करा दिया।